हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे मिशन गेट एंड ईएससी 2021 एंड 22 में। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल अन अकेडमी गेट मैकेनिकल, गेट मैकेनिकल। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये जो सब्जेक्ट मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये सिर्फ मैकेनिकल वालों के लिए। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ और ये सब्जेक्ट हर ब्रांच के कैंडिडेट के लिए, हर ब्रांच के कैंडिडेट के लिए है। और इसमें आपको इसमें आपको यहाँ पर आपको हर एक कैंडिडेट को, चाहे किसी भी ब्रांच का कैंडिडेट हो, उसके लिए ये सब्जेक्ट यूजफुल हो सकता है। ये है फ्रेंड्स हमारी टीम, जिसमें इंडिया के एक से एक शानदार टीचर्स, काफी एक्सपीरियंस्ड और काफी हाई प्रोफाइल ऑल इंडिया रैंक 1 तक ला चुके हैं हमारे देवेंद्र सिंह नेगी सर। गेट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 गेट एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज की हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं, एक्सई ब्रांच में, इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच में ऑल इंडिया रैंक 1 ले आ चुके हैं देवेंद्र सिंह नेगी सर। और एक बार नहीं दोस्तों, दो बार बहुत कम ही लोग हैं पूरे इंडिया में जो कि 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आए हैं, और उसमें से भी जो टीचिंग लाइन में हो। अदरवाइज मैं तो और किसी को नहीं जानता हूं। तो यहां पर एक हमारे क्या कहते हैं, देवेंद्र सिंह नेगी सर हैं, और एक हमारे इलेक्ट्रिकल डिवीजन में जो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम के जो हमारे गाइडेंस में चलता है जिनके सिस्टम में, वो है हमारे अंकित गोयल सर। तो वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 2 बार इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ले आ चुके हैं। लेकिन हमारी इस मैकेनिकल वाली टीम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देवेंद्र सिंह नेगी सर हैं, जो कि आपको इनसे बहुत ही शानदार तरीके से थर्मल सेक्शन आप इनसे पढ़ सकते हैं। और वीरेश मनोचा सर बहुत ही धुआंधार टीचर हैं। अप्रूप राव सर बहुत शानदार टीचर हैं डिजाइन सेक्शन के। अमित दीक्षित सर भी इंडस्ट्रियल के बहुत ही शानदार टीचर हैं। आलोक झा सर भी डिजाइन सेक्शन के बहुत अच्छे टीचर हैं। पल्लव गौड़ सर मैथमेटिक्स के, और विशाल शर्मा सर थर्मल सेक्शन के बहुत ही शानदार टीचर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ये एवरी डे आपको आते हैं, हमारी टीम में से लोग आते हैं और आपको एवरी डे कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है मेरा ब्रीफ प्रोफाइल। और यहाँ पर आपको एक कोड दिया हुआ है सर्वेश 10। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको लगे कि हाँ हमारा ये जो फ्री का मटेरियल है ये अगर आपको पसंद आए, और अगर आपको लगे कि पेमेंट करनी चाहिए और कुछ और भी अच्छा, कुछ और इम्प्रूव्ड मटेरियल लेना चाहिए, तो आप लोग मेरे कोड सर्वेश 10 का यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, प्लस कोर्स ले सकते हैं। ओके, चलिए फिर तब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं कई बार आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में भी कि अगर आप चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर निटी मुंबई या NICMAR जैसे कॉलेजों में आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स की आप ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये सब्जेक्ट यूजफुल है। अगर आप IPET एग्जाम देने वाले हैं तो वहां पे भी इसका यूज आने वाला है। और अगर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ME या MTech करने की सोच रहे हैं डिफरेंट IITs में, तो भी वहां पर इस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको काम में आएगी। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इन चारों ही केसेस में ये चारों ही ऑप्शंस ऑल ब्रांचेस के लिए ओपन है। किसी भी ब्रांच का इंजीनियर हो, उसको ESC का प्रीलिम्स देना हो तो उसे पढ़ना होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। निटी मुंबई जहां का एवरेज पैकेज 19 लाख है, और वहां पर कहते हैं कोई भी बंदा गेट एग्जाम में रैंक ले करके वहां पे जा सकता है, वो भी क्या कहते हैं इस सब्जेक्ट से उसको भी काफी फायदा होगा। IPET एग्जाम में हर ब्रांच के कैंडिडेट के लिए, ये सब्जेक्ट यूजफुल है। और यहाँ पर कहते हैं डिफरेंट IITs में जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में MTech करते हैं स्टूडेंट्स, वो भी जनरली इंटरडिसिप्लिनरी होता है। IIT बॉम्बे में IEOR हो गया, IIT कानपुर में IME हो गया, IIT खड़गपुर में ISE हो गया, ऐसे ही IIT चेन्नई हो गया, IIT दिल्ली हो गया। सारे मैक्सिमम IITs में काफी सारे ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो MTech है वो ओपन टू ऑल ब्रांचेस होता है। तो ये चीजें बहुत यूजफुल आने वाली हैं आपके लिए। ओके, तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल ये टॉपिक स्टार्ट किया था ब्रेक इवन एनालिसिस, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा क्या कहते हैं कंडीशन होती है जिस कंडीशन में ओनर को ना ही कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। तो इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये 3 फैक्टर्स होते हैं। हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा था, उसमें एक फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट देखी थी। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला दें तो बन जाती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का डायग्राम आपका यहाँ पर हमने ये इससे रिप्रेजेंट किया था, ये है आपका टोटल कॉस्ट का डायग्राम। अब उसके बाद फिर हमने सेल्स प्राइस देखा, सेल्स प्राइस में नंबर ऑफ यूनिट्स का मल्टीप्लाई किया, सेल्स प्राइस में नंबर ऑफ यूनिट्स का मल्टीप्लाई किया, तो वहां से सेल्स कॉस्ट आ गई।
और हम लोग को हमेशा ये पता रहता है, हम लोग ये देख सकते हैं कि सेल्स कॉस्ट जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहेगी। सेल्स प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहेगी, तभी तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा। और किसी भी बिजनेस का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी बिजनेस जो खोला जाता है, क्यों खोला जाता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो आपको सेल्स प्राइस हर हाल में ज्यादा रखना होगा कॉस्ट प्राइस से, तभी आपकी प्रॉफिट होगा बिजनेस में। तो ये चीज आप अगर सेल्स प्राइस अगर ज्यादा रखते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि आपका ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। ये सेल्स कॉस्ट का ग्राफ, इसका जो सेल्स कॉस्ट का जो स्लोप होगा, ये स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल से एंगल, हॉरिजॉन्टल से एंगल। ओके फ्रेंड्स, ये टोटल कॉस्ट का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना था, ये था अल्फा। ओके, वहीं इस सेल्स कॉस्ट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो रहा है, ये हो रहा है थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं ये आपको चीजें किस तरीके से और आगे यूज में आती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमने क्या बताया था, हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था किसका, हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था ब्रेक इवन पॉइंट का। तो ब्रेक इवन पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। मतलब कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है और जितनी आपको अर्निंग हुई है, जितना पैसा आपकी जेब से गया, जितना पैसा आपकी जेब में आया है, वो दोनों जहां पे जिस पॉइंट पे बराबर होंगे, वो पॉइंट कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, वो पॉइंट कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर हमने दिखाया था कौन सा, ये जिस जगह पे ये दोनों ग्राफ, ये दोनों सेल्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कट करते हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट जो है, वो क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी कहलाती है ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, ये क्वांटिटी कहलाती है ब्रेक इवन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है कि ये पॉइंट कहलाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट का, ये ब्रेक इवन क्वांटिटी कहलाएगा, एक तरीके से ब्रेक इवन क्वांटिटी हो जाएगा, क्वांटिटी का ब्रेक इवन पॉइंट, और ये कॉस्ट का ब्रेक इवन पॉइंट ये रहा। ओके, ऐसा कुछ हो जाता है। तो आइए और आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को, और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को और डिटेल्ड वे में देखते हैं। यहां पर मैंने आपको क्या बताया, अब यहां तक फ्रेंड्स हमने कल प्रीवियस डिस्कस किया था। अब हम लोग चीजों को और आगे बढ़ा रहे हैं। आज का जो डिस्कशन है वो अब यहां से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज 22 अप्रैल है आज। कभी कभी जब दो रिलेटेड टॉपिक का लेक्चर एक ही साथ चलता है तो मैं उनको एक ही प्रोफाइल पे बनाना ज्यादा सही समझता हूं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, इसको एग्जांपल को थोड़ा मैं एक और बेटर एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लेट अस सपोज मैंने क्या किया, मैंने कल एक एग्जांपल लिया था मोबाइल के शॉप का। तो हमने मोबाइल की शॉप को खोलने से पहले 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। ओके, पहला पीस बिकने से पहले हमने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। ये इन्वेस्टमेंट हमने फर्नीचर लगाने में, वहां पर कुछ पीस मोबाइल खरीद के रखने में, और थोड़ा बहुत कुछ एडवर्टीजमेंट करने में, ये सब कुछ चीजें जो हैं, या फिर मकान मालिक को कुछ पैसा हमने एक्स्ट्रा एडवांस में दे रखा है, ये सब कुछ चीजें जो जो दुकान का मकान मालिक है उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा एडवांस में दिया था। तो ये सब हमने, ये हमारा बिजनेस में 5 लाख रुपए का, एक भी यूनिट बिकने से पहले 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हम लोग कर चुके थे। तो ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमने एक और इसी एग्जांपल में वेरिएबल कॉस्ट ले ली है। वेरिएबल कॉस्ट है रुपीज 25,000 पर मंथ। ओके, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई, ये हो गई रुपीज 25,000 पर मंथ। सेल्स की बात करें अगर, तो सेल्स क्या हो गई, यहां पे सेल्स है रुपीज 40,000 पर मंथ। ओके, रुपीज 40,000 पर मंथ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो आपको बताता हूं
यहां पर मैं आपको क्या बताता हूं, यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई देखो होता क्या है, किस तरीके से ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है। अब देखिए क्या है, यहां इस कंपनी, इस मोबाइल की शॉप में हर महीने 25,000 रुपए का, लेटर सपोज हमने मान लिया कि खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। हमने ये मान लिया कि 10,000 रुपए मकान मालिक को किराया देना पड़ रहा है। उसके बाद फिर 3-3 हजार रुपए पे हमने लेटर सपोज 2-3 लड़के या लड़कियां, मतलब मैडम या एक बॉय रख लिया है, एक लड़की 2 लड़के रख लिया हमने। उसके बाद फिर कुछ आपका यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है और कुछ एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। तो 25,000 रुपए तो खर्चा हो ही रहा है, भले ही आपका चाहे एक मोबाइल बिके या एक बिना बिके, और या फिर आपका क्या कहते हैं, क्या नाम है, 100 मोबाइल आप बेच लो, तो ये 25,000 का खर्चा आपका आएगा ही आएगा। ओके, अब यहां पर क्या है कि हमने एक ये भी चीज मान ली कि ऑन एन एवरेज 40,000 रुपए तक तो मेरा पर मंथ का अर्निंग हो जाता है। ओके, 40,000 का पर मंथ का अर्निंग अगर हो जाता है, तो यहां पर हर एक टाइम पीरियड बीतने के बाद अगर मैं इनपुट कॉस्ट, इनकम और रिमेनिंग की अगर मैं एनालिसिस करूं, तो यहां पर मुझे देखना होगा, अलग अलग टाइम पीरियड में देखना होगा। अब रिमेनिंग का मतलब क्या, कि जो मेरा पैसा लग रहा है और जो मैं कमा रहा हूं, मैंने अगर एक टाइम पे, जैसे पहले महीने तक तो मेरा जब 0 मंथ था, 0 मंथ बिजनेस की स्टार्टिंग में, जब बिजनेस की स्टार्टिंग थी, तब 5 लाख रुपए का मेरा इनपुट था और इनकम 0 की थी, तो रिमेनिंग 5 लाख का था। ओके, उसके बाद फिर आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद 5 लाख तो पहले से लगा रखा है मैंने, 25,000 और लगा दिया, तो 5.25 लाख हो गए ये, और ये आपका हो गया 40,000। तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग हो गया 4.85 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, 6 महीने बाद जब देखता हूं, 6 महीने बाद जब देखता हूं, तो 5 लाख तो पहले से है, और 25,000 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाता है 1.5 लाख। तो 5 प्लस में 6 इंटू 5 लाख प्लस में 6 इंटू 25K, यानी कि ये हो गया 6.5 लाख। 6 महीने के बाद तक मेरे जेब से 6.5 लाख रुपए जा चुके हैं, और आय कितने हैं, रिकवरी कितनी हुई है फ्रेंड्स, रिकवरी हुई है 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, 6 इंटू 40K, यानी कि 2.4 लाख। ओके, 2.4 लाख की मुझे रिकवरी हो गई है, तो 4.10 लाख ये मुझे वापस मिल गया है अभी तक। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी भी मेरा अच्छा खासा पैसा फंसा हुआ है। मैं अगर 1 साल पे देखूं, 2 साल पे देखूं, क्या होता है, 1 साल पे ये कहानी क्या हो जाएगी, 1 साल पे ये कहानी 12 महीने में 25,000 रुपए के हिसाब से 3 लाख एक्स्ट्रा और 5 लाख पहले से, तो 5 प्लस में 3 मिला करके ये हो जाएगा 8 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जबकि रिकवरी कितनी हुई 12 महीने में, 4.8 लाख की मेरी रिकवरी हो जाएगी। यानी अभी भी बचा कितना है, 1 साल के बाद मेरा बचा हुआ है 3.2 लाख रुपए, 3.2 लाख रुपीज अभी बचे हुए हैं। अब मैं अगर 2 साल के बाद देखता हूं, तो 5 प्लस 6 यानी कि 11 लाख रुपीज की मेरी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और 2 साल में मैं कमा चुका हूं कितना, 9.6 लाख रुपीज कमा चुका हूं, तो यानी कि 1.4 लाख रुपीज बचे हुए हैं। ओके, अभी भी मेरा पैसा बचा हुआ है, अभी भी मैं लॉस में ही चल रहा हूं, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं मैंने क्या किया। मैंने चेक किया कि भाई देखते हैं 3 साल पे क्या हुआ, कहानी क्या होगी। तो 5 लाख तो स्टार्टिंग में था,
और 9 लाख ये हो गया 3 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से, तो ये आ गया 14 लाख आ गया। जबकि मेरी सेल्स कितनी की हो गई 4.8 4.8 4.8 यानी कि 14.4 लाख रुपीस। तो अब रिमेनिंग तो कुछ रहा ही नहीं। इस 14 लाख में से आप 14.4 लाख माइनस करोगे तो ये तो आपका 0.4 लाख ये माइनस में आ रहा है। तो रिमेनिंग 0 माइनस का क्या मतलब हुआ, रिमेनिंग माइनस का क्या मतलब हुआ, ये मेरा 40,000, 0.4 लाख का मतलब 40,000, ये मेरा एक्स्ट्रा इनकम हो चुका है, ये मेरा प्रॉफिट हो चुका है। तो हमने तो क्या कहा था कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट होता है। अभी तक ये हमारा लॉस चल रहा है, ये सब हम लोग का लॉस है, अभी हम लोग पीछे हैं, इसको रिकवर करना है। ओके, कम से कम होता तो हर बार तो देखें, हर बार कम होता जा रहा है, लेकिन पे अभी भी काफी कुछ बाकी है। तो देखते हैं 2 से 3 के बीच में है, तो हमने देखा कुछ आपका 2.5 ईयर पे कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये 5 लाख और ये प्लस में 7.5 लाख, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12.5 लाख। और इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, इनकम हो जाएगी 12 लाख की। ओके, तो रिमेनिंग कितना बचा रह गया, रिमेनिंग अभी भी 0.5 लाख या फिर 50K, 50,000 अभी भी रिमेनिंग है, लॉस में है अपने। तो यहां पे ये लॉस भी नहीं चाहिए अपने को और प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, यानी अब इस 2.5 साल और 3 साल के बीच की कहानी, तो ये कुछ 2.75 ईयर का मतलब क्या हुआ, 2 ईयर एंड 9 मंथ। ओके, ये 2 ईयर 6 मंथ का था, ये 2 ईयर 9 मंथ देख लिया हमने। 2 ईयर 9 मंथ में कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा, यहां पे आप चेक करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 13.25 लाख रुपीस। ओके, 13.25 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट हो चुका होगा और यहां इस स्टेज तक अर्निंग हुई होगी 13.20 लाख रुपीस। ओके, यहां तक अर्निंग हुई होगी 13.20 लाख रुपीस, यानी कि अभी भी 5,000 का लॉस है मेरा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं हर महीने मुझे इतना ही वेरिएबल कॉस्ट देना पड़ रहा है और हर महीने मेरी सेल्स इतनी कांस्टेंट है, देखिए फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहती ही है। आपने दुकान खोलने के पहले जितना खर्चा किया था, तो वो मैं चाहे आपको दुकान के पहले दिन आपसे पूछूं और भाई कितना खर्चा किया है, तो आप कहोगे भाई 5 लाख खर्चा, आप उस दिन में 5 लाख ही बोलोगे। और चाहे मैं आपसे 3 साल बाद पूछूं भाई दुकान खोलने से पहले तूने कितना खर्चा किया था, तो भाई दुकान खोलने से पहले तो 5 लाख किया, तो वही 3 साल बाद में मैं 5 ही लाख बोलूंगा। तो फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट रियल लाइफ में चेंज हो रही होती है। धीरे धीरे क्या कहते हैं, क्या नाम है आपका, दुकान का किराया बढ़ता जाता है, धीरे धीरे एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ता जाता है, धीरे धीरे लोगों का क्या कहते हैं जो सैलरी वो बढ़ानी पड़ती है। आपको अपने वहां पहले स्टार्टिंग में पंखा लगा रखा था, बाद में आपको उसका एसी लगाना पड़ जाए, तो ये वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन भाई यहां हमने सब कांस्टेंट मान रखा है। ऐसे ही जो पर मंथ सेल्स हैं वो भी अप एंड डाउन हो रही होती हैं, उसको भी हमने एकदम कांस्टेंट मान रखा है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि यहां पर कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि आपका ये 2 ईयर 9 मंथ्स के बाद भी अभी भी हम लोग थोड़े से लॉस में हैं। तो क्यों ना मैं एक और थोड़ा एक देखता हूं, 2 ईयर 9 मंथ से थोड़ा ज्यादा और 3 ईयर से थोड़ा कम, यानी कि 2 ईयर 9 मंथ्स 10 डेज, इस टाइम पे अगर मैं देखता हूं तो कितना होगा, इस समय अगर मैं देखता हूं तो इस समय तक मेरा टोटल इनपुट कॉस्ट है 13.33333, यानी कि 13,33,333 रुपीज, ये मेरा इनपुट कॉस्ट है। और इस समय तक मेरी इनकम क्या है इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आ जाएगी 13,33,333। ओके,
यानी कि इस समय मेरा रिमेनिंग क्या हुआ, इस समय रिमेनिंग हुआ 0, इस समय रिमेनिंग हुआ 0। तो ये आ गया मेरा वो टाइम पीरियड, ये मेरा वो टाइम पीरियड आ गया है जिस टाइम पीरियड पर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन देखनी पड़ रही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये वो टाइम आ गया जिस समय मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो का मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग जब जीरो होता है तो यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे देखिए आप लोग, अभी तक इसके ऊपर आप लॉस में थे, अब इसके बाद आप लोग प्रॉफिट में आ गए, लेकिन पे यहां पे आप इस जगह पर आप नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में है। ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में है, तो ये आपको कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, यहां पर हमने टाइमिंग लिखी थी, या जो भी आप ड्यूरेशन चाहे जो लिखना चाहें, तो ये एक तरीके से हमने ये बता दिया। अब देखिए सेल्स, लेटर सपोज मैं मान लूं कि जो 40,000 रुपए जो बिक रहा है ये 4 मोबाइल का है। ओके, लेटर सपोज ये 4 नहीं, मैं मान लेता हूं 40,000 का मतलब क्या, एक स्पेसिफिक आंकड़ा लीजिए जो सभी जगहों पर सेट बैठता हो। 4 पे तो नहीं, 3 पे से 6 कर लेते हैं। 3 मोबाइल जो हैं, ये 6 मोबाइल मान लीजिए। 6 मोबाइल हर महीने मैं बेचता हूं तो उससे मुझे 40,000 रुपए मुझे मिलते हैं। ओके, तो एक महीने में 6 मोबाइल बेचे, यानी कि एक साल में कितने बेचे, 72। 2 साल में कितने बेचे, 144। 2 साल और 9 महीने में कितने बेचे, 198। और 2 साल 9 महीने और 10 डेज में कितने बेचे, ये बेचे 200। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपने 2 साल 9 महीने 10 दिन में आपने 200 मोबाइल बेचे हैं। तो जब मैं कहता हूं कि 2 साल 9 महीने 10 दिन जो हैं, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट उस दिन आएगा, यानी कि 200 मोबाइल बेचने के बाद, 200 मोबाइल बेचने के बाद मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ओके, 200 यूनिट्स बेचने के बाद मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आया इस सिस्टम का। और यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देख करके पता कर सकते हैं कि ये जो आपको 200 यूनिट जो आप बेच रहे हैं, ये इसमें आपने पैसा कितना कमाया, 13,33,333 रुपीज। तो इस एग्जाम्पल को अगर मैं यहां पे सेट करूं तो ये हो जाएगा, ये बीईपी हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और ये जो कॉस्ट, ये वाला पॉइंट है, ये 13,33,333 रुपए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। आइए हम लोग अभी इसका एक
जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, वो बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से चीजें वैलिडेट होती हैं। तो लेट अस कंसीडर या लेट अस टेक f इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, f है फिक्स्ड कॉस्ट, कैपिटल V इज द वेरिएबल कॉस्ट, small v is the variable cost per unit. Okay, capital S is the सेलिंग कॉस्ट टोटल, जिस भी टाइम पीरियड तक हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम पीरियड तक टोटल कितनी सेलिंग हो गई है ये, ठीक है ना। स्मॉल s इज द selling cost per unit. Okay, now P is the profit and capital Q is the quantity of production और सेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पहले से मान रखा था एजम्पशन में कि प्रोडक्शन और सेल एक बराबर है। यहां पर देखिए क्या करना है, सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, सेलिंग प्राइस या सेलिंग कॉस्ट आप कह लें, ये होती है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ये होती है कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये टोटल सेलिंग कॉस्ट क्या है, टोटल सेलिंग कॉस्ट मतलब कैपिटल एस, और टोटल कॉस्ट क्या होती है कैपिटल एफ प्लस में कैपिटल वी, और ये प्रॉफिट पी हमने रिप्रेजेंट किया है। अब ये देखिए जो टोटल सेलिंग कॉस्ट है ये क्या हो जाएगी, ये सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट होगी। बाकी ये हो गया कैपिटल एफ और ये V इंटू क्यू हो गया और ये हो गया P। ओके फ्रेंड्स, ऐसा कुछ हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, आप इन चीजों को रीअरेंज करके S इंटू क्यू माइनस में V इंटू क्यू विल बी F प्लस P। ओके, ऐसा कुछ आप देख सकते हो। तो S माइनस V इंटू क्यू will be equal to F plus P. So now we can say that Q will be equal to F plus P divided by small s minus में small v। ओके, ये आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया आपके पास एक Q का एक फॉर्मूला।
लेकिन फ्रेंड्स हमें पता है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। प्रॉफिट आपका जीरो रहता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो ये वैल्यू जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा ब्रेक इवन क्वांटिटी मिल जाएगी। ब्रेक इवन पॉइंट पर ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर इसी को हम लोग ब्रेक इवन क्वांटिटी भी कहते हैं। तो P इक्वल टू 0 कर दोगे आप तो ये हो जाएगा F बाई में S माइनस वी। ओके, F बाई S माइनस वी, यही हो गया क्वांटिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट पर ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या क्वांटिटी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आ गया। तो आप चाहें तो प्रीवियस एग्जांपल से इसको वैलिडेट करके देख सकते हैं, वैलिडेट करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहां प्रीवियस एग्जांपल में फिक्स्ड कॉस्ट दिया था 5 लाख। ओके, इस एग्जांपल में फिक्स्ड कॉस्ट लिया था 5 लाख। ओके, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी, कैपिटल वी जो था वो था 25,000। अब हमें पता है कि कैपिटल वी क्या होता है, ये होता है स्मॉल वी इंटू क्यू, या फिर स्मॉल वी क्या होता है, ये होता है कैपिटल वी बाई में क्यू। ओके, ऐसा कुछ होता है। तो कैपिटल वी क्या है, 25,000, 25,000, और हमारा क्यू कितना है, यहां पर हम लोग पर मंथ कितना क्यू बेच रहे हैं, ये क्यू है 6। ओके, तो यहां पर आपका स्मॉल वी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, स्मॉल वी आ जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाई 6। ये देख लीजिए कितना होता है, ये आ जाएगा 4166.66। ओके, वहीं पर कैपिटल एस है, इसका कैपिटल एस था प्रीवियस एग्जांपल में 40,000, क्यू वही 6 है, तो स्मॉल एस हो जाएगा 6,666.66। ओके फ्रेंड्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी कि ये ऊपर वाला होता 25,000 बटा 6। एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। 25,000 डिवाइडेड बाई 6, हाँ ये 4166 आ गया, और ये 40,000 डिवाइडेड बाई 6 ये हो गया 666। ये हो गया 2500। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपसे जब पूछा गया
कि ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो ऊपर क्या आया 5 लाख, ये दिया हुआ था। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एफ है, ऊपर में कैपिटल एफ रखना है, तो हमने कैपिटल एफ रख दिया ऊपर। नीचे में स्मॉल एस कितना है 6, 666, और ये स्मॉल वी है 4, 4166.66। तो ऊपर हो गया हमारे पास 5 लाख और नीचे हो गया 2500। डिवाइड कीजिए, देखिए आंसर आ रहा है हमारा 200, जो कि यहां पर भी इस एग्जाम्पल में भी आंसर हमारा कितना आया था, आंसर हमारा यही ब्रेक इवन पॉइंट जो आया था, ये 200 यूनिट से तो आया था माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया क्लियर हो गया होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये किस तरीके से इसको हम लोग वैलिडेट करते हैं रियल लाइफ में, और एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको पूरे तरीके से यहां पर वैलिडेट करके दिखा दिया है। नाउ आई होप यू विल फील योरसेल्फ हाईली कंफर्टेबल and you can solve any question of break even analysis. Okay my dear friends, तो अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज ये बता दूं, अब हम लोग सारी चीजें अच्छे से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये जो एजम्पशंस नहीं लिखवाए थे, एजम्पशंस लिखवा देता हूं डियर फ्रेंड्स। देखिए पहला एजम्पशन तो आपका यही हो जाता है, सबसे पहला एजम्पशन तो यही हो जाता है कि जितना आपने प्रोड्यूस किया है वो उतना पूरा का पूरा आप बेच ले रहे हो। एक भी यूनिट आपके पास बचा हुआ नहीं रह रहा है, क्योंकि एक भी यूनिट बचा रह जाएगा तो वो अच्छा खासा नुकसान करवा देगा। ओके, ऐसे ही ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट कौन कौन सी थी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर मंथ और सेल्स पर मंथ, ये हमें कांस्टेंट लेना है। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टाइम और सेलिंग कॉस्ट पर मंथ, ये तीनों हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। एक बार आपने जो वैल्यू ले ली ये हमेशा वही रहेंगे, चेंज नहीं होने वाले। यहां पर फ्रेंड्स हम लोग ये भी मानते हैं कि ये जो आपका हम लोग जो अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट पे कर रहे हैं, वन प्रोडक्ट एट वन टाइम ओनली। ओके, ये हमारा कुछ एजम्पशंस हैं जिनको हम लोग लेकर के चलते हैं, और इन एजम्पशंस के बेसिस पे हम लोग अपनी चीजें सारी कैलकुलेट करते हैं। ओके, ओके फ्रेंड्स, सो नाउ आई होप कि आपने
काफी अच्छी लर्निंग कर ली होगी अभी तक। एक न्यूमेरिकल भी आइए लगा के देख लेते हैं, कहीं किसी गेट एग्जाम में पूछा हुआ या फिर आपका किसी और एग्जाम में पूछा हुआ कोई एक न्यूमेरिकल भी लगा के देख लेते हैं। ये आपका अभी लेटेस्ट का गेट 2015 का क्वेश्चन है। You can see in this question, the given data is such that a manufacturer has the following data regarding of a product. Fixed cost per month, fixed cost per month equal to rupees 50,000. Okay, after that variable cost per unit equal to rupees 200. Okay, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है यहां पर इस क्वेश्चन में ₹300. ओके, आफ्टर दैट प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? प्रोडक्शन कैपेसिटी है प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 1500 यूनिट्स. ओके, 1500 यूनिट्स पर मंथ. आफ्टर दैट अगर यहां पर लिखा हुआ है इफ प्रोडक्शन इज rated out at 80% capacity, then the monthly profit will be. ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था. यहां पर देखिए आपको क्या दे रखा है कि कह रहा है कि कैपेसिटी है 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, लेकिन पर जो प्लांट में जो प्रोडक्शन चल रहा है वो केवल 80% कैपेसिटी का ही चल रहा है. तो सॉल्यूशन अगर देखें इसका हम लोग, तो यहां पर Q कितना हो जाएगा? ये 1500 का 80% हो जाएगा. Q हो गया 1200 यूनिट्स. Q हो गया 1200 यूनिट्स. अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर क्या क्या दिया है. यहां पर आपको स्मॉल s दे रखा है, यहां पर आपको स्मॉल v दे रखा है, यहां पर आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है. पहले लिखा तो था डेटा पर मंथ, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स यहां पर जो कहानी हो रही है ये तो आपकी पर मंथ का ही तो है, पर मंथ में तो निकालना है सब कुछ. ओके, तो देखिए अब क्या है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया है यहां इस फॉर्मूले में, यहां शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं? शुरुआत करते हैं यहां से. सेलिंग कॉस्ट इक्वल टू F प्लस V प्लस में P.
और आते कहां तक हैं, फाइनली यहां आकर के खत्म करते हैं अपने कैलकुलेशन। ओके, तो फिर से शुरुआत कीजिए यहां से। यहां S इक्वल टू F प्लस V प्लस P होता है, ये हमें पता है। तो देख लीजिए यहां पर Q मिल गया है मुझे। तो जब Q मिल गया है तो मैं कैपिटल V क्यों ना निकाल लूं, स्मॉल v और Q का मल्टीप्लाई करूं तो 200 इंटू 1200 करूं तो कितना हो गया, 24,000,000। ओके, आफ्टर दैट कैपिटल S इक्वल टू स्मॉल s इंटू Q। स्मॉल s क्या है, स्मॉल s है 300 इंटू 1200, तो ये हो गया 36,000,000। ओके, तो अब आप देखिए कि कैपिटल S भी आपको पता चल गया, कैपिटल V भी पता चल गया, और F तो स्टार्टिंग से गिवन ही था। तो बस सिंपली P क्या हो जाएगा, S माइनस F माइनस V। ओके, S माइनस F माइनस V। S कितना है माय डियर फ्रेंड्स, ये है 3,60,000। F क्या है, F है 50,000 एंड V क्या है, V है 2,40,000। ओके, V हो गया 2,40,000। तो यहां पर आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया कैपिटल P विल बी इक्वल टू ₹70,000 पर मंथ। ओके, ₹70,000 पर मंथ, ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वैसे तो 1 से 2 लाइन में आप इसे कर सकते हो, लेकिन कई लोग नहीं कर पाए थे उस साल। जिस साल पूछा गया कई लोग बेहोश हो गए थे कि अरे भाई ये क्या आ गया, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि कई बार बेसिक चीजें ही लोगों को नहीं आती हैं। ये लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये फॉर्मूला तो रटा रहता है कि Q इक्वल टू Q ऑफ क्वांटिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू कैपिटल F बाई S माइनस V। ये फॉर्मूला तो मैक्सिमम लोगों को याद ही रहता है, मेरे ख्याल से पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सबसे आसान फॉर्मूलों में से एक होगा। और इंपॉर्टेंट भी है, काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे। तो ये फॉर्मूला बहुत आसानी से लोगों को याद रहता है, लेकिन ये फॉर्मूला शुरू कहां से होता है, ये फॉर्मूला ओरिजिनेट कहां से होता है, वो यहां से, शुरुआत इसकी यहां से होती है। ये वाला नहीं याद रहता लोगों को, और ये वाला ना याद होने की वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया था। ओके, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले में प्रॉफिट कहां रखें, ये तो प्रॉफिट तो इसमें होगा ही नहीं, तो वही जो प्रॉफिट प्लस पी जो था वो आपका जीरो है। तो लोगों तो यही याद करके पहुंचे थे कई लोग, जबकि पूछ लिया क्वेश्चन ऐसा जिसमें इसका यूज था, तो बस वहां पे लोगों से गड़बड़ी हो गई थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसको आप लोग कर सकेंगे आई होप। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एक क्वेश्चन आ गया। एक और क्वेश्चन अगर देखने की कोशिश करें, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यह दिया गया है कि किसी कंपनी में किसी एक ही काम को करने के लिए, किसी एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास
एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 4 अलग अलग प्रोसेसेस हैं। ओके, 4 अलग अलग प्रोसेसेस हैं हमारे पास। लेट अस सपोज 1 2 3 4, there are 4 different processes. There are 4 different processes, 1 2 3 and 4. Okay, 1 2 3 4, there are 4 different processes, and we have the data of fixed cost and variable cost per unit. Okay, in first process the fixed cost is 20 rupees and variable cost is 3 rupees per unit. In second process we have 50 rupees as a fixed cost and 1 rupees as variable cost. Then third process have 40 rupees as fixed cost and 2 rupees as variable cost. And fourth process having 10 rupees as a fixed cost but 4 rupees of variable cost per unit. Okay friends, so we have this data, and in the question it was asked to us to find out the most economical process. To find out the most economical process, we have to assess most economical process. ओके, तो यहां पे फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहां पे मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, आपसे ये कह रखा है कि ये कंपनी 100, देखिए मैं पूरा क्वेश्चन मुझे सुनाता हूं। एक कंपनी में किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये 4 प्रोसेसेस हैं। ए कंपोनेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑफ द 4 प्रोसेसेस 1 2 3 4। द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच प्रोसेस इज लिस्टेड बिलो। यहाँ पे हर प्रोसेस के लिए फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर डेटा में गिवन है। ओके, द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग ए बैच ऑफ, द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस फॉर किस काम के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग ए बैच ऑफ, फॉर प्रोड्यूसिंग ए बैच ऑफ 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स। ओके, 100 यूनिट्स। तो यहां पे आपको ये बताना है मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस कौन सी है। तो देखिए मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब क्या, किसमें आपका टोटल कॉस्ट कम से कम आएगा। तो ये टोटल कॉस्ट 1 क्या हो गई, टोटल कॉस्ट क्या लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स, टोटल कॉस्ट क्या लेते हैं, ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो कैपिटल एफ ही रहता है, ये स्मॉल वी इंटू क्यू हो जाता है, कैपिटल क्यू। तो यहां पर स्मॉल वी का डेटा ये अलग अलग दे रखा है सबके लिए। ओके, और क्यू कितना है, क्यू आपको ये 100 यूनिट्स पता है, इट इज द क्यू। तो बस आपको क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट उठाइए, पहली प्रोसेस का फिक्स्ड कॉस्ट, और क्यू इंटू वी इंटू क्यू कीजिए, तो ये है 300, तो आंसर आ गया 320 रुपीज। ओके, आंसर आ गया 320 रुपीज। आफ्टर दैट हम लोग अगर टोटल कॉस्ट 2 देखते हैं, सेकेंड वाली टोटल कॉस्ट देखते हैं, तो ये आ जाता है 50 प्लस 1 इंटू 100, ये हो गया 100, 150। आफ्टर दैट जब हम लोग प्रोसेस नंबर थर्ड पे पहुंचते हैं, तो यहां पर टोटल कॉस्ट क्या आती है, यहां पर टोटल कॉस्ट आती है, यहां टोटल कॉस्ट आती है 40 प्लस में 2 इंटू 100 यानी कि 240, और यहां पर टोटल कॉस्ट आती है, यहां पर टोटल कॉस्ट आती है 10 प्लस में 400।
ओके 410 ठीक है फ्रेंड्स 410। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इन चारों कॉस्ट में मोस्ट इकोनॉमिकल मतलब सबसे सस्ती प्रोसेस कौन सी है। ऑब्वियसली इसके लिए मुझे कुछ आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप बड़ी आसानी से जज कर ले रहे हो कि जो सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस, सो आवर आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। ओके, यही ऑप्शन में भी ऐसा ही दिया हुआ था, ए में दिया हुआ था प्रोसेस 1, बी में दिया हुआ था प्रोसेस 2, सी में दिया हुआ था प्रोसेस 3 और डी में दिया हुआ था प्रोसेस 4। ओके, तो ये जो बी पार्ट है ये आपका सही आंसर हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे आगे, फिर नई चीजें देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो यहां पर इस वीडियो में ये आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का ये पूरा मेथड दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करें और पॉज करके देख लीजिए, आप सारी चीजें यहां पर स्टेप बाय स्टेप बता रखी हैं कि किस तरीके से आपको ये यूज करना है, प्लस को किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रहे मेरा जो कोड है वो है सर्वेश 10 या फिर सर्वेश 11। ओके, एंड नहीं है, ये और है फ्रेंड्स, ये और है, इन दोनों में से कोई एक ही यूज करना है और कोई एक ही यूज करके आपको दोनों से ही केवल 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, 10% का डिस्काउंट दोनों से ही मिलता है, कहीं ऐसा नहीं है कि सर्वेश 10 से 10% और सर्वेश 11 से कुछ और। दोनों में से सिर्फ एक ही यूज होगा और दोनों से ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है और ये स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।